ओम शांति, नमस्कार। फिट एंड फाइन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तन और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे सीजनल चेंजेस आते जाते हैं हमारे शरीर में उसका असर दिखना शुरू होता है, और जैसे ही हमारी तबीयत बिगड़ती है वैसे हमारे मूड भी चेंज होने लगते हैं। तो ऐसी जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान क्या हो सकता है, इन्हीं सारी बातों को लेके आज हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए आपको स्वागत करते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे ये जो सीजनल वेरिएशंस आते हैं, मतलब ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे कि कभी विंटर आया, कभी मानसून आया, कभी समर आया। तो ऐसे ऋतु परिवर्तन के साथ साथ छोटी मोटी बीमारियां तो हमारे शरीर में आते हैं, कोल्ड, कॉफ, फ्लू, ये सब तो होते हैं, डायरिया होते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है उसका असर हमारे मन के ऊपर भी होता है। एक कहा जा सकता है मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है, कई बार लेथर्जिक फील होता है, मूड स्विंग होने लगता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स या जो क्या बोले इसको, जिसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होते हैं? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि वो सर्दी के शुरुआत से भी हो सकता है, तो पूरी सर्दी रहता है जी। कई बार विंटर समर में भी, समर की शुरुआत में शुरू होता है, समर के एंड तक रहता है। जी जी। तो इससे क्या बेसिकली हमारा कनेक्शन है सर्केडियन रिदम से, जो हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, यहाँ पर जी जी। हाइपोथैलेमस में बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें उसका कनेक्शन हमारे सनलाइट से और चांद की रोशनी से है। अच्छा। तो जैसे सनलाइट कितने बजे होता है, सर्दियों में कितने बजे होता है, थोड़ा लेट होता है, और सनसेट भी जल्दी हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है। जी। गर्मियों में इसका अपोजिट हो जाता है, सनराइज जल्दी होता है, सनसेट लेट होता है जी। तो और प्लस चांद कितने बजे निकलता है उसकी कनेक्शन भी है। ओके। तो ये जो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, यूजुअली जिनका बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ना, उनको ज़्यादा होता है। अच्छा। बाइपोलर डिसऑर्डर्स या जो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं, अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ फैमिलीज में जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक मीन्स माता पिता को होता है तो बच्चों को भी होने के चांस रहते हैं। ओके। तो ये आज देखने में आया कि लगभग एक एस्टिमेट के अनुसार आज ये संख्या बढ़ती जा रही है। जी, तो आज लगभग 5 से 10% पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंट्री है, कौन सा एरिया है। जैसे जो नॉर्थर्न एरियाज हैं, जैसे यूरोप के नॉर्दर्न एरियाज हैं, स्कॉटलैंड है, उधर परली तरफ जो साइबेरिया की तरफ रहने वाले लोग हैं, नॉर्वे है, दूसरी जो कंट्रीज हैं जो नॉर्थ पोल के पास हो जाते हैं, जहाँ सारा दिन मतलब कई कई महीने दिन निकलता ही नहीं है, कई सप्ताह दिन निकलता, मतलब सूरज निकलता है। जी जी। तो उधर ये संख्या ज़्यादा पाई जाती है। ओके। और भारत में भी कुछ एरियाज में, जैसे भारत तो सारी इंडिया में तो लगभग ऐसा होता ही है कि, किंतु हालांकि इतना सीजन वाइड वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर का, सीजन अच्छा ही रहता है, फिर भी यहाँ भी होता है। इसके पीछे वजह क्या है भाई साहब? माना ये वेदर का एक असर होता है बोल के शरीर में कुछ नहीं, हमारे क्या होता है, जैसे ही हमारा जो मैंने बताया सर्केडियन रिदम जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जी जी, कई लोग बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली वी शुड बी फॉलोइंग द बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके। इसके अनुसार समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, समय पर करना, समय पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना, समय पर अपना काम पूरा करना, व्हाटएवर, मतलब जो भी एक्टिविटीज एज पर बायोलॉजिकल क्लॉक चलें, तो ऐसे लोगों को कम होता है। क्योंकि जो लोग बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो ही नहीं करते हैं, प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब वो उनका जीवन, अगर रात को ऑफिस से देर आ रहे हैं 10-11 बजे, तो डिनर उनका 11-12 बजे हो रहा है, 2 बजे रहे हैं। एडिक्शंस है उनको, मोबाइल का, टीवी का, इंटरनेट का एडिक्शन होता है। 2 बजे सोएंगे, रात वो 8-9 बजे उठेंगे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठेंगे, तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है। ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। जो फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, समय पर नहीं खाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा होता है। जो एडिक्शंस करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो मतलब ऐसी चीज़ ज़्यादा, स्लीपिंग टैबलेट्स खाते हैं, कई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी हैम्पर होते हैं उसके वजह से, वो ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है, और ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जी जी। इसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, कई बार आम भाषा में विंटर ब्लू भी बोल देते हैं, विंटर ब्लूज। जी जी। हालांकि विंटर ब्लूज नहीं है ये, खाली मतलब इट कैन आल्सो हैपन समर सीजन आल्सो, राइट। ओके।
इसलिए आजकल हम कहते हैं कि विंटर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड समर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, दोनों तरह का पॉसिबल है, पर विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा होता है रिलेटिवली। शुरुआत जैसे विंटर शुरू होती है नवंबर के शुरू में, नवंबर के एंड में शुरू होती है, तो नवंबर से ही शुरू हो जाता है, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे समर, जैसे स्प्रिंग सीजन आने लगता है, समर आने लगती है, तो अपने आप कम हो जाता है। तो ये जो है, इसमें क्या होता है, आदमी को खाने पीने को दिल नहीं करता है, या ऐसा लगता है कि एकदम अंदर से सैडनेस आने लगती है, होपलेसनेस आने लगती है, इस तरह का डिप्रेशन है। और उसमें मतलब ऐसा होता है, ही और शी लूजेस इंटरेस्ट इन दी एनवायरनमेंट, घर में क्या चल रहा है, तो हर समय एक जैसे अंदर से, क्योंकि देखने में जो सीरोटोनिन लेवल कम हो जाता है अच्छा विद द चेंज ऑफ द सीजन। ओके, तो सीरोटोनिन लेवल कम होएगा, न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, तो अंदर लिस्टलेसनेस आती है, मतलब कुछ करने को दिल नहीं करता है, लेथार्जिक फील होता है, पड़े रहें, और कुछ भी एनर्जी लेवल नहीं होती है, मतलब एनर्जी जरा भी फील नहीं होती है, वॉकिंग करें, कुछ कर बाहर जाएं, कंबल से तो उठ के निकलने को ही मन नहीं करता, डिप्रेशन जैसे, होपलेसनेस जैसे आ जाती है। और जो विंटर वाला सीजन है, उसमें यूजुअली क्रेविंग ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग मतलब जैसे कुछ मीठा खाएं, बिस्किट्स खाएं, कुछ मीठी चीज़ें खाएं, मतलब ऐसी चीज़ें खाएं, तो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी होने लगती है ना। इवन थायराइड पे भी असर पड़ता है, कई बार थायराइड फंक्शन भी ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो है अफेक्टिव डिसऑर्डर इस तरह का होता है, जिसमें हमें और भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी पर असर पड़ सकता है, हमारी ब्रीदिंग टेंडेंसी पर असर पड़ सकता है ना। तो ये सारे इसमें नींद की, रात को नींद नहीं आती है, दिन में पड़े रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो ये एक प्रॉब्लम अपोजिट हो जाता है, साइकिल अपोजिट हो जाती है बिल्कुल। ये क्या भाई साहब अपने शरीर के अंदर ऑटो जनरेटेड होता है, मतलब सीजनल चेंज के जैसे बताया ना, मैंने आपको अंदर मेलेटोनिन लेवल कम हो जाता है। ओके मेलेटोनिन तो नींद का हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वो कम निकलेगा तो नींद कहाँ से आएगी? क्योंकि ये अपने के कर्मों का फल है बेसिकली। जैसे बताया ना, जब नॉर्मल सीजन है, गर्मी है, उस समय हम वी डोंट फॉलो द क्लॉक, हम क्लॉक को फॉलो नहीं, मतलब क्लॉक को हम फॉलो नहीं कर रहे सालों से। तो जब सर्दियाँ आएंगी, सपोज कोई व्यक्ति 2 बजे सोता है, तो सर्दियों में तो क्या होगा, दिन जो है 6 बजे ढल जाएगा, और 6 से लेकर 2 बजे तक वो क्या करेगा, उसको आदत 2 बजे सोने की है, तो क्या करेगा वो, तो आदत तो उसके अनुसार वो उसका हार्मोन निकलना ही देर से शुरू होता है, मेलेटोनिन, नींद तो उसको आएगी नहीं, तो फिर डिस्टर्ब होएगा ना, सारी साइकिल डिस्टर्ब हो। रात को नींद, अब जो व्यक्ति जो 8 बजे, सर्दियों में हम 10 बजे की बजाय भी 8 बजे 9 बजे सोने की कोशिश करते हैं, सन जल्दी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोगों को होता है। पर उन्होंने टेक्निक पाली है, उन्होंने क्या किया, अपने घरों को इस तरह से बना के रखते हैं, फुली लाइटेड रखते हैं। अच्छा, मतलब वो लाइटेड रखते हैं, जैसे आज शाम को, जैसे उनको लगता है कि हम अंधेरे, हमको बाहर अंधेरा है, बाहर कुछ है, लाइटेड रखते हैं। और अपने जैसे घर में वो सोना बाथ, वहाँ पर कहते हैं 70% घरों में सोना बाथ है। सोना बाथ होता है, स्टीम जैसे बाथ होता है, जी। तो उससे वो सनलाइट का असर लेते हैं। ओके। और वैसे लाइट्स घर में बहुत सारी, और सोना बाथ से अपने शरीर को वार्म करना, वो भी इसमें देखने में आया। और प्लस रिक्रिएशन, दे कीप देमसेल्व्स बिजी, है ना। तो उससे क्या होता है, उनकी लाइफ में ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर काफ़ी कम हो जाता है। प्लस मेडिटेशन प्लेज अ ग्रेट रोल। जब मैं मेडिटेशन करता था, उससे क्या होता है, हमारा कंट्रोल अपने मन पर आ जाता है, तो मन सदा खुश रहने लगता है। बिकॉज हम लोग जब मेडिटेशन से क्या है, मेडिटेशन इज नथिंग बट आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पी लाइफ ना। तो वो हमें एक हैप्पी लाइफ, एक आउटलुक देती है लाइफ के प्रति, एक पॉजिटिव आउटलुक देती है। तो वो हम सीख जाते हैं, तो हमारा सेरोटोनिन निकलने लगता है बहुत तेज़ी से। और बायोलॉजिकल क्लॉक को हम फॉलो करने लगते हैं, बिकॉज विल टू बी वेल आ जाती है, तो वी स्टार्ट फॉलोइंग बायोलॉजिकल क्लॉक। हम टू मच कार्बोहाइड्रेट्स पे नहीं जाते हैं, हम बैलेंस डाइट जैसे संस्कार बना लेते हैं ना हम लोग, जिसने से खाने पीने का आप अच्छी आदतों के संस्कार बना लीजिए अपना। खाने पीने का कुछ खास ज़्यादा मतलब फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, सलाद, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, ना, रिफाइंड शुगर्स नहीं खाएं, हाई फैट, कई बार उनकी टेंडेंसी तो है हाई फैट खाने की, तो हाई फैट की बजाय हम हाई लेवल ऑफ फ्रूट्स, हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स ज़्यादा मात्रा में खाएं, तो उससे क्या होगा, हमारा हेल्दी फीलिंग आएगी। प्लस वी शुड वॉक, है ना। अगर हम बाहर नहीं जाते, हम ट्रेडमिल, घर में ही ट्रेडमिल करें,
पर थोड़ा वेंटिलेशन हो, फ्रेश हवा तो अंदर आए। तो हम वो करें तो रेगुलर करें, टाइम पर सो जाएं, भले नींद नहीं आ रही, हम नींद आएगी अगर हम मेडिटेशन करके सो जाएं, तो हम 10 बजे भी सोने जाएं, 9 बजे भी सोने जाएं, 9 बजे सो सकते हैं। नहीं आ रही तो भी आ जाएगी, बिना टैबलेट्स के आ जाएगी। अच्छा। तो इससे देखने में आया कि उनकी हीलिंग अच्छी हो जाती है और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से हम बच सकते हैं। पर अपने आप में बहुत ही डेबिलिटेटिंग है। ये देखने में आया कि इन दिनों लोगों के तलाक पड़ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम खुद बहुत लिस्टलेस हो जाते हैं। सामने जो पार्टनर होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो वो खुद भी अकेला महसूस करता है, दूसरा भी अकेला महसूस करता है। तो होमिसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, सुसाइडल रेट बढ़ जाते हैं, है ना। तो लोग जॉब पे नहीं जाना बंद कर देते हैं, नौकरी से मतलब उनका प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये भी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। तो ये सारी इट बिकम्स बिग प्रॉब्लम, राइट। तो इसको सही ढंग से मैनेज करने के लिए हमको रेगुलर अपने ऐसी हैबिट बना लेनी चाहिए, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर चाहे सीजन हो चाहे नहीं, मेडिटेशन करना, प्लान करना, डेली स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ खेलना, ट्रेडमिल करना, या जो भी हम एक्सरसाइज चाहे हम जो उन दिनों करते हैं वो भी हम घर में करें, ये तो बाहर जाके करें, कैसे भी करें, बट वी शुड ट्राई टू मेंटेन एक संस्कार के रूप में आ जाए, हैबिट के रूप में आ जाए। सही समय पर खाना है, मुझे 8 बजे ब्रेकफास्ट तो 8 बजे करना ही है, लंच 1 बजे करना ही है, डिनर शाम को 6 बजे करना ही है। मतलब वी शुड डेवलप दैट हैबिट, दैट इट कम्स इनटू आवर हैबिट, दैट हम उसके फिर सीजन का असर ही हमारे ऊपर ना पड़े। इसके कुछ सिम्टम्स है भाई साहब कि माना जैसे ये होने लगे अपने अंदर, तो हम पता कैसे चलेगा कि हम इसके अधीन नहीं, मतलब यही फीलिंग आने लगती है कि यू स्टार्ट फीलिंग लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। ओके। अपने ऊपर कंट्रोल खत्म होने लगता है, अपने विचारों पे कंट्रोल खत्म होने लगता है, आपको अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज होने लगती हैं आपके अंदर, जो आप नॉर्मली कंट्रोल कर लेते थे। जैसे आपको खाने पीने का कंट्रोल रहता है, तो उसमें ऐसी क्रेविंग होने लगती है कि आप जबरदस्ती मतलब चोरी छिपे भी खाने लगते हैं, है ना। जी। आपको नींद रात को आनी बंद हो जाती है, दिन में बहुत नींद आती है, दिन में यू फील लाइक, इसलिए कहते हैं कभी भी सर्दियों में सोना नहीं चाहिए दिन में। अच्छा। जब सनराइज हो रखा है, सन बाहर आया, धूप है, तो शुड बी इंटरेक्टिव विद पीपल, है ना। आप बाहर लोगों से मिलो जुलो, काम पे जाओ, एक्टिव हो जाओ। सर्दियों में दोपहर में मत सो कभी भी। अच्छा। जो सर्दी में दोपहर में उनको भी ज़्यादा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, तो हमें रात में सोने की आदत डालें। रात में वी कैन स्लीप एज मच एज पॉसिबल। हम 9 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठें, 8 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठें, दैट्स ओके। 8 घंटा आराम से सो सकते हैं। हैव अर्ली डिनर एंड गो टू बेड एट 8 PM, गेट अप एट 4 AM, फिर मेडिटेशन कर लीजिए। डेली आपने बिफोर ब्रेकफास्ट आपको वॉक कर लें, ट्रेडमिल पे करें चाहे हम, अगर उस समय कहीं मौसम अच्छा है, कहीं बाहर जा सकते हैं, कवर्ड है या बहुत ठंडा नहीं तो वहाँ जा सकते हैं, प्रॉपरली कपड़े पहन के जा सकते हैं। कुछ लोगों को भाई साहब एडिक्शंस होते हैं, या तो जैसे आपने भी कहा कि मोबाइल हो या टीवी हो, डेली सोप्स जो आते हैं वो सब देखने को, तो वहाँ से खुद को विड्रॉ करके हम एक मतलब फिर से नॉर्मल एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह आगे बढ़े, नॉर्मल चार्ट फॉलो करें, उसके लिए क्या इजी सोल्यूशन है? क्योंकि मन नहीं मानता है ना कि जब हम एक कंटिन्यूटी प्रोसेस में हम देख रहे तो एक एपिसोड अगर मिस हो जाए तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ वो तो हमको पता नहीं चलेगा। तो वहाँ से खुद को उसके लिए सेल्फ काउंसलिंग की आवश्यकता है, मतलब साइकोलॉजिकल सेशंस, कॉग्निटिव सेशंस जो होते हैं उनको अटेंड करने की आवश्यकता है, या खुद को भी अपने आप को काउंसिल कर सकते हैं कि इससे हम जो देख रहे हैं वी डोंट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट ना। 2 घंटे वेस्ट कर लेते हैं, वैसे बोलते हैं हमें टाइम नहीं है ना, और अपने आप को उसमें किसी और एक्टिविटी में बिजी कर देना। तो दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों को इसकी बहुत हैबिट पड़ चुकी है ना। लोग जो देखते हैं डेली जो सोप ओपेरास आते हैं उसमें इतने खोए हुए होते हैं, उसके लिए भागते हैं और दे विल सी, मतलब नींद नहीं आएगी वो एक एपिसोड अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं उसको देखने की कोशिश करते हैं, अगर मिस भी कर लिया तो कहीं देखेंगे। तो इसलिए जहाँ तक हो सके इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी लोग देखते हैं तो देन यू शुड बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, एक या दो एक एपिसोड देख लिया बस, इस टाइप का। धीरे धीरे कम करें और मेडिटेशन करने से वो कला आएगी आपके अंदर। ओके, मैंने ये तो क्लियर है कि उससे हमें कोई मैंने प्रॉफिट तो मिलने वाला है नहीं, बेनिफिट तो मिलने वाली है नहीं, तो फिर हम क्यों बेकार में वो सब देखने जाए? ये थोड़ा सा अगर खुद को समझा। राइट, बट इतना इजी नहीं है। जी इतना इजी नहीं है। जो आप लगातार फॉलो कर रहे होते हैं ना,
तो उसमें फिर वो बार बार हैबिट दिल करता है देखने को, करने जी को। जी कुछ अच्छी चीज़ नुकसान भी नहीं है, कुछ मैं समझता हूँ कुछ अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं, कुछ आपको विच गिव्स यू सम टीचिंग्स, तो नुकसान भी नहीं है। बेनिफिशियल हो कुछ ऐसे। एक ही एपिसोड मतलब एक चीज़ आप देखते हैं आधा घंटा 25 मिनट देखते हैं, कोई नुकसान भी ऐसा नहीं है कि वन शुड नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, है ना, कि हम लोग तो कितने टाइमिंग तक हमको हम देख सकते हैं? मतलब हाफ एन आवर टू 1 आवर देख लें, कोई न्यूज़ हो, अपडेट बट 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड यू शुड स्टॉप इट। बिफोर गोइंग टू बेड हमको कुछ इस मतलब प्रकार का सपोज कुछ मुझे 9 नहीं बजे सोना है तो 8 बजे बंद कर देना चाहिए, 8 बजे सोना है तो 7 बजे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, दैट वी शुड बी केयरफुल। जब डॉक्टर साहब ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, किसी से बात करने को मन नहीं करता या कोई कुछ बोले तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, ऐसे जब होने लगे तो वहाँ से हम कैसे खुद को रिलीफ दिलाएं? सी बेसिकली मैंने जैसे शेयर किया, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और ऐसे टाइम पर जब आप सीवियर लग रहा है आपको, देन यू शुड टेक द हेल्प ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट। उसमें कुछ थोड़ी दवाइयाँ मदद करती हैं, जो मतलब इस तरह की दवाइयाँ जो अवेलेबल हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, लो डोज में एंटी डिप्रेसेंट, जैसे सीरोटोनिन में कम हो जाता है, तो सीरोटोनिन के लिए सीरोटोनिन इनहिबिटर्स आते हैं, तो वो हम SSRIs कहते हैं उनको, वो थोड़ी डोज में, लो डोज में शुरू कर लें, उससे आपका जो मूड स्विंग कम हो जाएंगे, बिकॉज सेरोटोनिन इतना कम हो जाता है, मूड स्विंग ज़्यादा होने लगते हैं। जी, सीरोटोनिन का लेवल थोड़ा बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब मूड स्विंग ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। और इसी तरह से अपना मेलेटोनिन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो मेलेटोनिन टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, है ना। तो मेलेटोनिन टैबलेट्स कैन बी टेकन, है ना, वन मे बी अराउंड 8 PM। तो बाय द टाइम यू आर इन द बेड 11-12 बजे तक उसका हार्मोन का लेवल बिल्डअप होने लगता है, तो दैट इंड्यूसेस गुड स्लीप, तो एक वो भी हम कर सकते हैं। पर अल्टीमेट दीज आर टैबलेट्स which the effect does not last for days, it lasts only for 24 hours or 12 hours or 18 hours, है ना। जैसे इफेक्ट खत्म होगा दिल भी रिबाउंड, तो इसलिए बेटर है कि आप इन दवाइयों को मदद लेने की बजाय मेडिटेशन की मदद लें, बिकॉज मेडिटेशन कैन डू द सेम। हमने जब अपनी स्टडी की थी रिसर्च 3D हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर जो हमने स्टडी की थी, और हमने पाया कि जो मेलेटोनिन लेवल 8 टाइम्स बढ़ जाता है, 800% बढ़ गया। अच्छा। जो मेडिटेशन कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे, उनको पीछे एक कैथीटर, बहुत पतला कैथीटर टंग की बैक में लगा दिया गया, और उसको फिर उससे लगातार उससे जो ड्रिप हो रहा था सलाइवा, उसमें मेलेटोनिन लेवल देखा गया। तो देखा गया ओवरनाइट जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनको सीरोटोनिन लेवल 8 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। तो सीरोटोनिन लेवल जो है वो आप या तो मेडिकेशन से ले सकते हैं या तो मेडिटेशन से ले सकते हैं। मेडिकेशन से जो है सीरोटोनिन लेंगे वो तो है अस्थाई, आपने ली टैबलेट कुछ थोड़ी देर के असर होगा, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो मेडिटेशन जो सीरोटोनिन बनाएंगे उसका विदाउट साइड इफेक्ट है ना, एंड दैट विल लास्ट लॉन्गर। और मेडिटेशन हैबिट बन जाए देन कभी सीरोटोनिन कमी नहीं होगा। सीजन कितना भी वेरिएशन हो जाए, कितना भी सर्दी आ जाए, कितना भी गर्मी आ जाए, देन यू विल, ना तो आपको विंटर ब्लूज होगा ना समर ब्लूज होंगे, एक होलिस्टिक वेलनेस आ जाती है, होलिस्टिक वेलनेस आ जाएगी। प्लस आपका जो विल टू बी वेल आ जाएगा, जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। जी जी। तो आप प्रॉपर फूड खाएंगे, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट अवॉइड, जंक फूड अवॉइड करेंगे, तो आपकी हैबिट बन गई ना, वो संस्कार बन गया। तो एक बार वो संस्कार बन गया, नेचुरल नेचर बन गई आपकी, देन यू विल नॉट गो फॉर दोज थिंग्स। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वॉकिंग करना टाइम पर, फिर आपको ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स को अटेंड किया है जिनको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर था जी। और उनको जब ये सिखाया गया, बताया गया, तो मैं देखा उनका जीवन ही बदल गया। उनको अंदर ये जो विंटर ब्लू या ये जो समर अफेक्टिव डिसऑर्डर या विंटर अफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम निशान खत्म हो गया। नॉट ओनली फॉर दैट ईयर, फॉर कमिंग सो मेनी ईयर्स। मतलब मैंने देखा कि जब जो हमारे पास 2006 में आए थे पेशेंट, आज 2023 है, तो कितने साल हो गए? 17 साल हो गए लगभग। 17 साल से मतलब वो इतना एकदम खुश दिल जीते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास जीते हैं, कभी भी उनको ये प्रॉब्लम हुई नहीं उसके बाद दोबारा से। और एक ही बार ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका एक ही बार प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। अच्छा। और उसके बाद उनको बीमारी क्या होती है समस्या ही खत्म हो गई फॉर एवर, है ना। तो ये तो आपके अपने तरीके हैं, मतलब इधर यू गो फॉर
मेडिकेशन और मेडिटेशन, और यू स्टार्ट मेडिटेशन, एंड दोनों का अदरवाइज दोनों का मिक्सचर कर लो, है ना. अच्छा. 90% of meditation and 10% of medication. So slowly medication will be out, and only meditation will start helping you in living a normal life. Okay. In the beginning you may need medication also, in Okay. in serious cases. जी जी जी. तो ओके डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी बातों की जानकारी मिली आज, और कैसे ऐसे मूड स्विंग होने से हम बच सकते हैं, कैसे हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक रख सकते हैं, और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें तो एक होलिस्टिक वेलनेस हमको मिल सकती है. इसकी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन समय समाप्त हो गया है, इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो दोस्तों, सुना आपने, चाहे तन की बीमारी हो या मन की, अगर हमको सदा स्वस्थ रहना है तो दवाइयों के साथ साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमको ज़रूर करनी चाहिए, तो हम हमेशा रहेंगे फिट एंड फाइन. आज यहीं पे समाप्त करते हैं. नमस्कार. ओम शांति.